Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. So आज बच्चों मैं आपको क्लास 7th की साइंस की चैप्टर नंबर साइंस का 3rd पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हम NCERT की बुक से पढ़ेंगे. ठीक है. चैप्टर 3rd है हमारा साइंस का फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर क्या होते हैं? तंतु या फिर रेशे. और फैब्रिक क्या होता है? वस्त्र या कपड़े. तो रेशों से वस्त्र तक या फिर तंतु से वस्त्र तक. इन क्लास 6th you have learnt about some fibers obtained from plants. क्लास 6th में आपने कुछ रेशों के बारे में पढ़ा जो कि हम कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. हमने ये भी पढ़ा कि वूल ऊन और सिल्क हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फीस ऑफ शीप एंड याक. जो ऊन है हमें शीप और याक के बालों से मिलते हैं. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. और जो हमें सिल्क फाइबर है, रेशमी रेशे हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? सिल्क वॉर्म से. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? आर यू अवेयर हाउ these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fiber are made into silk, which is woven into sarees? ऊन के जो रेशे होते हैं वो हमें भेड़ या फिर याक के बालों से मिलते हैं. और रेशम के किससे मिलते हैं? कोकून से, जिसे हम रेशम कीटा भी कहते हैं. क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप, हमें भेड़ के शरीर के किस भाग से ऊन मिलता है? और उस ऊन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम उसे स्वेटर बिनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? और आपको कोई और आइडिया है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है? तो इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें जानेंगे कि हम एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क से फाइबर्स कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वूल. वूल मतलब ऊन. वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. ऊन भेड़, बकरी और याक और इसके अलावा कुछ अन्य जंतुओं से हमें मिलता है. These wool yielding animals bear hair on their body. ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keep these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. क्या आप जानते हैं भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? और क्या आप जानते हैं इन रेशों को ऊन में कैसे कन्वर्ट या परिवर्तित किया जाता है? ऊल. ठीक है. जंतुओं के शरीर में एक बड़ा सा आवरण होता है और उस आवरण पर बालों की मोटी सी परत होती है. हेयर ट्रैप और लॉट ऑफ एयर. बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु जो हवा होती है आसानी से भर जाती है. और वायु एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसा कि हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे. आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सो हेयर कीप्स. तो ये बाल कीप्स दीज एनिमल वार्म. ये बाल जानवरों को गर्म रखते हैं. वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और ऊन इन रायोदार रेशों से प्राप्त किए जाते हैं. एक्टिविटी 3.1 है हमारी
Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? अपने शरीर और बाहों में या फिर सर के बालों को छूकर फील करो, क्या आपको उनमें कोई अंतर लग रहा है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम होते हैं? Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. हमारी ही तरह भेड़ के रोएंदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं. कितने प्रकार के रेशे होते हैं? दो प्रकार के. फर्स्ट है द कोर्स बियर्ड हेयर और सेकंड है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. पहला दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट, जो हमारी बॉडी के निकट पे बॉडी है, यहाँ पे जो हमें मुलायम से बाल मिलते हैं. एक तो इसके दाढ़ी वाले बाल जो बहुत रूखे होते हैं और जो त्वचा वाले बाल जो बहुत मुलायम होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. जो हमें मुलायम बाल होते हैं वो ऊन बनाने के लिए रेशों का काम करते हैं. सम ब्रीड ऑफ शीप possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल सॉफ्ट बाल ही होते हैं, ठीक है, इनके जो जनक का विशेष रूप से ऐसे ही भेड़ियों को जन्म देते हैं. जो ये भेड़ होते हैं ये ऐसे ही भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन करते हैं जिनके शरीर में सिर्फ मुलायम बाल हो. मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जो ये जनक चुनने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, वर्णात्मक प्रजनन. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल दैट यील्ड वूल. ऊन प्रदान करने वाले जंतु. अब हमें ऊन कौन कौन प्रदान करते हैं उन जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not only the source of wool, though wool commonly available in the market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora's goat, found in hilly regions such as Jammu Kashmir. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें होती हैं. ठीक है. भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं होता है. The fleece of sheep is not the only source of wool. भेड़ों का जो ऊन होता है जरूरी नहीं है कि ऊन सिर्फ भेड़ से ही निकलता है. फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ के ऊन ही होते हैं, पर फिर भी मार्केट में जो ऊन हमें मिलते हैं वो भेड़ के ही ऊन होते हैं. याक वूल. याक वूल इज द कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है. आप ये देख सकते हैं डायग्राम में याक. मोहिर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. मोहिर मतलब होता है अंगूरा. अंगोरा बकरी के बालों से भी ऊन निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं अंगोरा. और ये कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में या हिली रीजन्स में. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर. द अंडर फुर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. कश्मीरी बकरी की जो त्वचा होती है उससे भी हमें सॉफ्ट मुलायम ऊन मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं कश्मीरी ऊन. कश्मीरी ऊन या कश्मीरी वूल. The fur of it is woven into fine shawl called pashmina shawl. जो कश्मीरी गोट से हमें ऊन मिलता है उससे बुना जाता है
पासमीना सॉल, उससे बेहतरीन पासमीना की सॉल बुनी जाती है। आपने सुना होगा पासमीना का सॉल, ये बहुत प्रचलित भी है और बहुत महंगा भी आता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। ऊँट के त्वचा के बाल भी हमारे ऊन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। लामा एंड एल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और ये एल्पेका, इनका भी यूज़ क्या किया जाता है, ऊन बनाने में किया जाता है। इनके फरों का यूज, हम जानवरों का यूज नहीं कर रहे हैं, जानवरों के जो स्किन में जो हेयर होते हैं इनका यूज करते हैं बाल बनाने के लिए, सॉरी ऊन बनाने के लिए। इनके बालों का यूज करते हैं ऊन बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, रेशों से ऊन तक। अगला टॉपिक है हमारा फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, रेशों से ऊन तक। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, sheep are reared, their hair is cut and proceed into wool. Let us learn about this process. ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित कर क्या बनाया जाता है, वूल। संसाधित या प्रोसेस, उनकी स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रोसेसिंग करके क्या बनाया जाता है, ऊन। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, भेड़ पालन और प्रजनन। रियरिंग मतलब पालन और ब्रीडिंग मतलब प्रजनन। पालन मतलब पालना, प्रजनन। प्रजनन मतलब जैसे मम्मी किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वैसे ही इनका ब्रीडिंग प्रजनन, किसी नए अंश को जन्म देने की प्रक्रिया। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल का नया नाम क्या, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी sheep herds taking their hairs of sheep for grazing. Sheep and herbivores are prefer grass and leaves. For grazing sheep, apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulse, corn, jowar, oil cakes material left after taking out oil from seeds and minerals. In winter, sheep are kept indoor and feed on leaves, grain and dry fodder. तो हमने ये पैरा पूरा रीड करा, तो अब इसके अंदर हम क्या क्या था ये पढ़ते हैं। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें, तो आप गड़ियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देखा होगा। जो भेड़ों के झुंड को चराते हैं हम उनको क्या कहते हैं, गड़ियों। ठीक है। भेड़ शाकाहारी होते हैं, शीप क्या होते हैं, हर्बीवोरस। शीप्स आर हर्बीवोरस, यहाँ पे लिखा है देखो, शीप्स आर हर्बीवोरस। और वो क्या खाना पसंद करते हैं, घास और पत्तियाँ खाना। भेड़ पालक मतलब जो लोग भेड़ों को पालते हैं, भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त क्या क्या देते हैं, दालें, मक्का, ज्वार, खली, ये सब चीज़ें वो उनको देते हैं। खली क्या होता है, ऑयल केक्स को हम क्या कहते हैं, खली। बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा हुआ पदार्थ, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। इन विंटर, सर्दियों में
भेड़ों को सीप्स आर केप्ट इन इंडोर्स, घरों के अंदर रखा जाता है तथा उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। नेक्स्ट है sheep are reared in many parts of our country for wool. Table 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, which yields good quality wool in large quantities. हमारे देश के अनेक भागों में, ठीक है, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। टेबल 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए हैं। यहाँ पे देखो, ये भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। जिन्हें हमारे देश में किस लिए पाला जाता है? प्रोड्यूसिंग वूल, ऊन के उत्पादन के लिए। तो टेबल 3.1 में हमें दिया है उनमें से प्राप्त होने वाली गुणवत्ता, देखो क्वालिटी ऑफ वूल और स्टेट वेयर फाउंड, ये भी हमें बताया गया है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि इन भेड़ों में क्या होता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनसे एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जैसे ये जैसे दो लोग हैं तो इनमें से जो एक भेड़ है, जैसे दो भेड़ हैं, इनमें से एक भेड़ अच्छी क्वालिटी की होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रो, घनी वृद्धि हो जाती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, रेशों को ऊन में संसाधित करना। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट of a long process which involves the following steps. स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जो प्रक्रिया हमें स्टेप यहाँ इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो अब हम स्टेप पढ़ते हैं ध्यान से। स्टेप फर्स्ट, देखो, द फ्लैश ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. भेड़ों या भेड़ के बालों की त्वचा की एक पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। भेड़ों के जो भेड़ होते हैं, भेड़ के बालों को, त्वचा की जो भेड़ है, भेड़ की जो त्वचा से बालों को अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, ऊन की कटाई। मशीन सिमिलर्स टू दोज used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then proceed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep, just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of sheep grow again just as your hair grow does. भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे कि नाई करता है मनुष्य के बाल काटने के लिए। बालों को, भेड़ की जो बाल है उसे कब निकाला जाता है? गर्मियों के मौसम में काटा जाता है
ताकि भेड़ों का जो सुरक्षात्मक आवरण है, जो बाल उसे एज अ प्रोटेक्ट करते हैं, उसे ठंड से बचाते हैं, इसलिए उसे गर्मियों के सीजन में निकाले जाते हैं ताकि उनको ठंडा ना लगे। और बाल हमें कैसे रेशे प्रदान करते हैं? ऊनी रेशे। इन्हीं ऊनी रेशों को इनकी प्रोसेसिंग करके क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। जब हम भेड़ों की शेयरिंग करते हैं तो उस दौरान भेड़ों को कोई दर्द नहीं होता है। जैसे नाई जैसे आप लोगों के पापा या भैया लोगों के बाल काटता है तो आप लोगों को दर्द होता है? नहीं होता है। तो इसी प्रकार भेड़ों को भी दर्द नहीं होता है। त्वचा की जो हमारी स्किन होती है, स्किन की सबसे ऊपर वाली परत क्या होती है? डेड होती है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जो त्वचा की ऊपरी परत होती है डेड होती है, इसलिए हमें बाल को उतारने के टाइम पे दर्द नहीं होता है। और यह बाल जैसे इंसान के बाल फिर से उगाते हैं, ऐसे ही भेड़ों के भी बाल फिर से दोबारा उग जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये था हमारा स्टेप फर्स्ट, शेयरिंग। अब हमारा है स्टेप सेकंड। The seared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays, scouring is done by machine. Second step है त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डाल दिया जाता है और अच्छी तरह से धोया जाता है। क्यों धोते हैं? क्योंकि उसमें जो चिकनाई, धूल और मिट्टी लगी होती है तो वो सब साफ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्काउरिंग। स्काउरिंग मतलब अभिमार्जन। हिंदी में बोले तो अभिमार्जन और इंग्लिश में बोलोगे तो स्काउरिंग। तो आजकल स्काउरिंग की प्रोसेस किसके द्वारा हो रही है? मशीनों के द्वारा। स्टेप थर्ड है आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्काउरिंग के बाद क्या करी जाती है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छटाई। The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted. उसके बाद ये बालों को, यह हेयरी स्किन को, जो भी ये बाल हैं या रोएदार या रोमिल बाल हैं, इनको कारखानों में, फैक्ट्री मतलब कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के बालों को अलग, इनमें से ये हर बाल अलग अलग क्वालिटी का होता है तो वो लोग इनको छांटते हैं और इनको अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो अब आया हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स एंड पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। Called burrs and picked. These are the some burrs which sometime appear on your sweater. इनमें से स्मॉल जो छोटे छोटे रेसे होते हैं उनको अलग छांट लिया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? बर। जो कभी कभी हमारी स्वेटर पे देखना, कभी कभी छोटे छोटे से बर टाइप के इकट्ठे हो जाते, तो हम उनको भी हम क्या कहते हैं? बर। द फाइबर आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। इसके पश्चात वापस से फाइबर को धोया जाता है और धो के उनको फिर से सुखाते हैं। इस प्रकार इन धागों से वून को बनाया जाता है। स्टेप 5 है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। इसके बाद इन रेशों में रंग लगाया जाता है या इनकी रंगाई की जाती है। भेड़ अथवा बकरी की ऊन, सामान्य ऊन काली। जो भेड़ और बकरी होती है उनकी ऊन कैसी होती है? ब्लैक। और जो इनके अलावा ऊन होती हैं भूरी अथवा सफ़ेद होते हैं। स्टेप 6 द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्ट फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। लास्ट स्टेप में इनको सीधा, पहले तो इन फाइबर्स को सीधा स्ट्रेट किया जाता है, सीधा करके सुखाया जाता है या सुलझाया जाता है, फिर इनको लपेट कर इनसे तागे बनाए जाते हैं।
फिर इनको रपेट के इनसे क्या बनाए जाते हैं, तागे बनाए जाते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें काटकर ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। लंबे रेशों का हम किस लिए करते हैं, स्वेटर के ऊन के लिए, और जो छोटे होते हैं उनको हम काट कर क्या बनाते हैं, ऊनी वस्त्र। तो ये क्या था हमारा, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर्स को वूल में प्रोसेस करने की स्टेप्स। नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये डायग्राम में आपको पूरा स्टेप दिखा है। शेयरिंग कर रहे, स्काउरिंग कर रहे, फिर स्काउरिंग बाय मशीन है, फिर रोलिंग इनटू यार्न है। और ये देखो यहाँ पे स्टेप भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा सिल्क। सिल्क मतलब रेशम। Silk fiber are also animal fiber. Silkworm spin the silk fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. रेशम के रेशे भी हमारे क्या कहलाते हैं, एनिमल्स फाइबर, जंतुओं से बने हुए रेशे। सिल्कवॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, जो सिल्क वॉर्म होता है, कीट रेशम का होता है, रेशम कीट होता है, वो हमें क्या देता है, सिल्क फाइबर देता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क वॉर्म द्वारा सिल्क बनाने की या सिल्क प्राप्त कर रेशम सिल्क वॉर्म्स को पालना। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, ठीक है। रेशम प्राप्त, सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म को पालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सेरीकल्चर। Find out from your mother and grandmother the kind of silk sarees they have. List the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. आप अपने मम्मी, दादा, चाची इनसे पूछ सकते हैं, अपनी मम्मी, चाची, दादी से, कि आप कौन कौन से टाइप की आपके पास सिल्क की साड़ियाँ हैं और सिल्क की साड़ियों की क्या खासियत होती है, ठीक है। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने वाले प्रोसेस की चर्चा करें, आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि रेशम के कीट की लाइफ हिस्ट्री क्या है, कि जो सिल्क वॉर्म है उसकी लाइफ में मतलब उसकी लाइफ हिस्ट्री होती क्या है, मतलब वो कैसे हमें सिल्क प्रोवाइड करवाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, रेशम कीट का जीवन चक्र। The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history is called pupa. It first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of the figure 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of प्रोटीन। मादा रेशम कीट के अंडे देती है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, मादा रेशम कीट अंडे देती है। जो हमारी सिल्क मॉथ है, मादा रेशम कीट है, वो हमें क्या देती है, सिल्क अंडे देती है, जिनसे क्या निकलता है, लार्वा, जिनसे क्या निकलता है, लार्वा। ये हमारे क्या करते हैं, साइज में वृद्धि करते हैं। और जब कैटरपिलर है, जो सिल्क वॉर्म है या कैटरपिलर है, अपने जीवन चक्र की, अपने लाइफ साइकिल की अगली स्टेज में जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पुपा या प्यूपा। तो क्या कहलाता है, प्यूपा। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फिर वह अपनी गर्दन को इधर गिर्द एक जाल बुनता है, जो अपने इर्द गिर्द, जो प्यूपा है वो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है।
यह जाल उसे अपने स्थान से बने रहने में सहायक होते हैं। वह जाल इसलिए बुनता है कि उसे वहाँ पे अपना रहने के लिए बनाना पड़ता है, उससे वहाँ पे उसे रहने में आसानी होती है। फिर आप देख सकते हैं डायग्राम 8 में, द फिगर ऑफ 8, ये है द फिगर। From the figure of 8, 1 2 3, where is the figure of 8? चलो इसको फिर देखेंगे। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। ड्यूरिंग द अपने जब वो सर की मूवमेंट होती है उसकी इधर से उधर, तो वो क्या करता है, एक प्रोटीन देता है, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। तो वो प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर, जो सूख कर, मतलब वो जब सूखता है तो वो क्या बन जाता है, रेशम का रेशा। तो वो क्या बन जाता है उस टाइम पे, रेशम का रेशा। सबसे पहले एक फीमेल मादा रेशम कीट अपने क्या देती है, अंडे देती है, ठीक। उन अंडों को हम क्या कहते हैं, लार्वा, ठीक। जब वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, प्यूपा, प्यूपा। अब फिर जब प्यूपा जब हो जाता है, प्यूपा अपने चारों ओर क्या बुनना शुरू कर देती है, एक जाल, इर्द गिर्द एक जाल। फिर जब उसके सर की मूवमेंट होती है, इधर उधर उसका सर हिलता है, तो उससे एक प्रोटीन स्रावित होता है या प्रोटीन एक्सपोजर होता है। तो वो प्रोटीन सूख कर क्या बन जाता है, रेशम का रेशा, रेशम फाइबर। सून द कैटरपिलर कंप्लीट कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। और जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेती है और फिर प्यूपा बन जाती है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और जो ये कवर वो करती है वो क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू माउथ continues inside the cocoon. Silk fiber are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is strong as a comparable thread of steel? तो वह आवरण क्या कहलाता है, कोकून। फिर जो सिल्क वॉर्म है, इसके आगे की जो प्रोसेस भी होती है वो भी सिल्क वॉर्म किसके अंदर करती है, कोकून के ही अंदर करती है। और रेशम के रेशों का उपयोग हम किस लिए करते हैं, कपड़े बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो रेशम का रेशा होता है वो स्टील के तार का जितना मजबूत होता है। स्टील का तार देखा होगा आप लोगों ने, रेशम का जो रेशा होता है वो कितनी मजबूत होता है, स्टील के तार का जितना। तो नेक्स्ट है हमारा द सिल्क यार्न thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which looks very different from one another, and the silk yarn there is different in texture, coarse, smooth, shiny. रेशम का धागा, रेशम जो कीट है, सिल्क वॉर्म है, के कुकून से भी तैयार किया जाता है। रेशम जो सिल्क वॉर्म होते हैं ये अनेक किस्म के होते हैं, इनकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है जो कि एक दूसरे से भी बहुत डिफरेंट होते हैं। और उनसे प्राप्त होने वाला रेशा, जैसे सिल्क वॉर्म भी एक दूसरे से डिफरेंट है तो उनसे मिलने वाला रेशे भी डिफरेंट होंगे, फाइबर से डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप कोई कोर्स होगा, किसमें रुक्षता होगी, कोई स्मूथ होगा, चिकनाहट होगी, किसमें शाइनी चमक होगी, किसमें चिकनाहट होगी, सब अपने अपने उसमें इनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। Thus, Tassar silk, Moga silk, Kosa silk extra are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous, and elastic and can be dyed in beautiful colors.
अतः टैसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्मों के सिल्कवॉर्म से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम, जो सबसे सामान्य सिल्कवॉर्म होता है वो होता है मलबरी सिल्क मॉथ, सहतूत रेशम कीट। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकोन ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। इससे प्राप्त होने वाला रेशा बहुत ही चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। जो हमें मलबरी सिल्क मॉथ से हमें प्राप्त होता है रेशम का फाइबर, वो बहुत ही मुलायम, लचीला, चमकदार होता है और उसे हम कलर कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. India produce plenty of silk on a commercial scale. रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत पुराना व्यवसाय है। वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। भारत व्यावसायिक स्तर मतलब कमर्शियल स्केल, व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम उत्पादन करता है। हमारा इंडिया रेशम का यूज़ अपने कमर्शियल स्केल में भी करता है और यह भारत का एक बहुत पुराना व्यवसाय है। रेशम का उगाना, फिर इसके बने हुए कपड़े बेचना या फिर इनके फाइबर्स का सेल करना। ठीक है, अब हम आते हैं एक्टिविटी 3.5। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फ्रॉम कुकून टू सिल्क। फ्रॉम कुकून टू सिल्क, ये एक्टिविटीज़ मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाई, इसमें जस्ट मैटर पढ़ने वाला नहीं, आपको इसमें एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। अगर आप में से कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं एक्टिविटीज़ करने में, तो आप इनको पढ़ के इनमें जैसी प्रोसेस दिया होता है स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में वो सामान उपलब्ध है, ईज़िली आपको अवेलेबल होता है, तो आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से रेशम तक। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर reared and their cocoons are collected to get silk threads. रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, ठीक है, और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए हमें किसको पालना है? सिल्क वॉर्म को, ठीक। फिर सिल्क वॉर्म के किनको एकत्रित करना है, कलेक्ट करना है? कोकून को। फिर उस कोकून से हमें क्या मिलेगा? रेशम फाइबर। नेक्स्ट है रियरिंग सिल्क वॉर्म, रेशम कीट का पालन। रियरिंग मतलब पालन। अ फीमेल सिल्क मॉथ lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. कोई मादा रेशम कीट एक बार में कितने अंडे देती है? 100। कितने अंडे देती है एक मादा कीट? 100. The eggs are stored carefully on strips of cloth or a paper sold to silkworm farmers. ये अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों या फिर किसी कागज में कलेक्ट करके जो सिल्कवॉर्म पालते हैं वो लोग इसे क्या करते हैं? बेच देते हैं। The farmer keeps eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. जो ये पालते हैं या फार्मर्स या किसान या जो सिल्कवॉर्म पालते हैं, वो इनके अंडों को हाइजीनिक कंडीशन मतलब साफ़ सफाई से अच्छी तरह से अच्छी कंडीशन में और अच्छे टेम्परेचर में, जो इनके लिए परिपूर्ण है टेम्परेचर और आर्द्रता, जिस आर्द्रता की इनको आवश्यकता होती है उस टेम्परेचर उस आर्द्रता में इसे पालते हैं। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सिचुएबल टेम्परेचर, जो अंडे हैं उपयुक्त ताप तक इनको गर्म किया जाता है। फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, कि इन अंडों से क्या निकल आए? लार्वा निकल आए। अंडे से क्या निकले? लार्वा। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, और जो अंडे से ये लार्वा निकलता है इसे हम कैटरपिलर भी कह सकते हैं या फिर सिल्कवॉर्म भी कह सकते हैं।
eat day and night and increase enormously in size. तो ये दिन रात खाते रहते हैं और फिर इनका साइज बड़ा हो जाता है. तो आप ये डायग्राम देखिए ध्यान से एक बार. फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ विथ एग्स. देखो ये हमारी सिल्क वॉर्म है, मादा सिल्क वॉर्म. इसने क्या दिए? इतने सारे अंडे. देन बी क्या है? मलबरी ट्री, लीफ ऑफ मलबरी. तो मलबरी की पत्तियों में इसके अंडे रख दिए हैं इसने. तो यहाँ से क्या निकला? लार्वा. और लार्वा से क्या निकला? कोकून. The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray of spin cocoons. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develops the silk moth. कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वो बांस के बने छोटे छोटे छेदों में चले जाते हैं. ठीक है. कैटरपिलर अपना जब खाना बंद करते हैं तो और वो कोकून बनाने के लिए जब वो कोकून बनाने जाते हैं तो कोकून से तो उनको पूरा बंद हो जाते हैं. कोकून के बाहर से आवरण जैसा लग जाता है, कोकून उनको ढक देता है, तो वो खाना नहीं खाते हैं उस टाइम पे. और इसके लिए वो द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू. और इसके लिए वो बैम्बू की किस में चले जाते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं. तो ये लार्वा सहतूत की, ये जो लार्वा होता है, सबसे पहले द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू. जो लार्वा होता है वो सहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ, जो फार्मर्स होते हैं वो लार्वे को कहाँ रखते हैं? सहतूत की पत्तियों में. उन्हें स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, बांस की स्वच्छ ट्रे. उनके लिए एक ट्रे बनाई जाती है बांस की, क्लीन बैम्बो ट्रे अलॉन्ग्स. और उसके बाद वो मलबरी लीव्स में उनको रख दिया जाता है. तो 25 से 13 दिन के बाद, 25 से आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन बाद जब उनको इन पत्तियों में रख दिया जाता है, उसके 25 से 3 दिन बाद वो अपना खाना छोड़ देते हैं. और कहाँ चले जाते हैं? टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू ट्रे स्पिन कोकून. छोटे छोटे कक्षाओं में बांस के जो छोटे छोटे छेद जैसे बने होते हैं उनमें चले जाते हैं. ठीक. जहाँ वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो अपने बाहर से एक आवरण क्या बनाते हैं? कोकून का बनाते हैं. कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर वो क्या होता है? उनका प्यूपा डेवलप्ड होता है. प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, रेशम का संसाधन या रेशम कैसे बनता है. A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The processing of taking out threads from the cocoon or use as a silk is called reeling the silk. Reeling is done in a special machine which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk thread, which are woven into silk cloth by weavers. देखो, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए हम किनका यूज करते हैं? कोकून का. जो हमारे कीट होते हैं जब वो विकसित हो जाते हैं, तो उनको, जब हमारे जो कीट विकसित हो जाते हैं तो जो उनसे हमें कोकून मिल रहा है, उनके जो विकसित होने से पहले ही हम जो उस कोकून को जो मिल रहा है हम उसे कहाँ रख देते हैं? धूप में. एक्सपोज टू स्टीम, धूप में रख देते हैं. अथवा उनको पानी में उबाल देते हैं. या तो फिर उनको हम धूप में रखेंगे, केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड. या तो उसे आप धूप में रखो या फिर गर्म पानी में उबाल दो या फिर उसे भाप में रख दो. इस प्रक्रम से, इस प्रोसेस से सिल्क क्या होता है? हमारा सिल्क के जो फाइबर्स है वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? रीलिंग ऑफ द सिल्क. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, वह प्रोसेस जिसके जरिए हम कोकून से तागे को अलग करते हैं,
उस सिल्क के तागे को अलग करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। जो ये प्रोसेस है किससे कराई जाती है, विशेष मशीनों के द्वारा, जिनसे जो मशीन कोकून से फाइबर या रेशों को अलग करती है। फिर उसके बाद इन रेशों की क्या की जाती है, कताई की जाती है। और फिर उसके बाद जो बुनकर होते हैं इनका यूज क्या करते हैं, कपड़ों को बुनने में करते हैं। तो ये था हमारा कि एनिमल्स द्वारा जो भी हमें फाइबर्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, वूल और सिल्क। वूल किससे मिलता है, एनिमल से। एनिमल कैसे, एनिमल कैमल, गोट और शिप, याक, इन सब से। और सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। तो इसके हमारे कीवर्ड्स क्या क्या थे, कोकून, स्काउरिंग, सिल्क मॉथ, फ्लीस, रीलिंग, सेरीकल्चर, शेयरिंग, सिल्क वॉर्म एंड सॉर्टिंग। तो अब आते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम। हमें एक नर्सरी की राइम दी है, बाबा ब्लैक सी हैव यू एनी वूल, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज अ वाइट स्नो। आंसर द फॉलोइंग, हमें इसके आंसर देने हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, ब्लैक शीप के किस पार्ट से हमें वूल मिलता है। व्हाट इज मीन्ड बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, लैम्ब के वाइट फ्लीस का क्या मतलब है, इसे आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्क वॉर्म इज डैश अ कैटरपिलर या अ लार्वा। आपको बताना है कि सिल्क वॉर्म क्या है, कैटरपिलर है या फिर लार्वा है। ये भी आप खुद करेंगे, ये भी आपको पढ़ाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, इनमें से कौन सा वूल यील्ड वूल नहीं है। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, रियरिंग, शेयरिंग और सेरीकल्चर। इन तीनों की आपको मीनिंग बतानी है एक एक लाइन में। ऊपर आपको चैप्टर में अच्छे से बताया गया है, तो वहाँ से आप ढूंढ के इनके बारे में वन वर्ड्स आराम से इजीली लिख सकते हैं। गिवन बिलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच द स्टेप्स आर मिसिंग। यहाँ पे आपको प्रोसेस बतानी है कि शेयरिंग के बाद कौन सी प्रोसेस थी। हम वूल की प्रोसेसिंग में हमने देखा था, देखो शेयरिंग के बाद कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पे है। शेयरिंग के बाद स्काउरिंग, स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। तो यही प्रोसेस आपको वहाँ पे लिखनी है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पे नीचे पे हमें कुछ टर्म्स दिए हैं, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एप्रीकल्चर और सेल्विकल्चर। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा टर्म्स हमारे सिल्क प्रोडक्शन को डिफाइन कर रहा है। और नीचे पे हिंट दिया है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस आल्वा। तो आपको बताना है ये ऊपर जो सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और मॉरिकल्चर, इनमें से कौन सा हमारे इसको टर्म को रिलेट कर रहा है। एक तो सेरीकल्चर रिलेट कर रहा है, अब इसके अलावा और भी कर रहे हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे। मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत ईजी है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसकी एक्सरसाइज, जिसमें से ज़्यादातर मोस्टली आपको कुछ नहीं करना है। दोबारा से एक बार चैप्टर रिवाइज करो, दोबारा से चैप्टर पढ़ो और इनके आंसर इजीली आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फाइबर्स टू फैब्रिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एनिमल्स से रिलेटेड, जो एनिमल से हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं फाइबर्स, कौन कौन से थे वो दो मेन, वूल एंड सिल्क। और वूल की प्रोसेसिंग पढ़ी और सिल्क की प्रोसेसिंग पढ़ी, वूल कैसे मिलता है और सिल्क कैसे मिलता है।